आप देख रहे हैं लाख टके की बात। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। आज की बड़ी खबर, राफेल पर ऐसा लगता है कि सरकार और विपक्ष में घमासान मचा हुआ है। एक ऐसा घमासान जो राष्ट्रीय सुरक्षा से बढ़कर पार्टी की अस्मिता पर आ खड़ा हुआ है। इस पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले 10 बड़ी खबरें। राफेल के दस्तावेज गायब होने पर राहुल गांधी ने सरकार पर बड़ा हमला बोला। कहा सबूत को नष्ट करना और मामले पर पर्दा डालने की कोशिश हो रही है। पीएम मोदी से सवाल पूछा कि सरकार खुद ही जांच क्यों नहीं करा रही। राहुल के आरोप पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का पलटवार। कहा राहुल को पाकिस्तान पर ज्यादा भरोसा है। जम्मू में आज दोपहर करीब 12:15 बजे बस स्टैंड पर ग्रेनेड से हमला किया गया। ग्रेनेड बस स्टैंड पर खड़ी एक बस के ऊपर फेंका गया। ग्रेनेड बस के नीचे फटा। बस स्टैंड पर ग्रेनेड हमला होते ही वहां अफरा तफरी मच गई। सीसीटीवी में धमाके के बाद लोग भागते हुए नजर आ रहे हैं। ये सीसीटीवी कैमरा बस स्टैंड के ठीक बाहर लगा था। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है। सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया तो हमले की जाँच की जा रही है। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में आतंकियों और सुरक्षा बलों में मुठभेड़ हो गई। एनकाउंटर में एक आतंकी को ढेर कर दिया गया। सुरक्षा बलों को कल रात हंदवाड़ा के करालगुंड इलाके में आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने फौरन पूरा इलाका घेर लिया। खुद को घिरा देख आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी। इलाके में और आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। सर्च ऑपरेशन जारी है। हंदवाड़ा में इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई है। बालाकोट में भारत की एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान बौखला गया है। पाकिस्तान अब एलओसी के पास अपनी सेना की तैनाती और हथियारों का जखीरा बढ़ा रहा है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान ने अफगानिस्तान सीमा पर तैनात सैनिकों में कटौती की और उन्हें एलओसी पर भेज दिया। एलओसी पर पाकिस्तान लगातार सीजफायर का उल्लंघन कर रहा है, फायरिंग कर रहा है और पाकिस्तान को ये डर सता रहा है कि भारत कहीं आतंकी अड्डों पर फिर से हमला न कर दे। एलओसी पर पाकिस्तान की हर हरकत का भारतीय सेना भी मुंहतोड़ जवाब देने को तैयार है। नापाक मंसूबे न पालने की चेतावनी दी है। जम्मू कश्मीर में अलगाववादी नेता यासिन मलिक पर शिकंजा और कस गया है। यासिन मलिक को पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया और उसे जम्मू की कोट बलवल जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। पीएसए के तहत यासिन मलिक को 2 साल तक हिरासत में रखा जा सकता है। यासिन को 22 फरवरी को हिरासत में लिया गया था। पुलवामा हमले के बाद सरकार ने सख्त कदम उठाते हुए घाटी के 18 हुर्रियत नेताओं और 160 राजनीतिज्ञों को दी गई सुरक्षा भी वापस ले ली थी। मार्च के महीने में भी पहाड़ों पर बारिश और बर्फबारी रुकने का नाम नहीं ले रही है। हिमाचल से लेकर उत्तराखंड के पहाड़ों पर ताजा बर्फबारी से बर्फ की मोटी चादर बिछ गई। सड़कें बंद हो गईं। हिमाचल की स्पीति में मरीजों की मुश्किलें सबसे ज्यादा बढ़ गई हैं। मरीज को कंधे पर लेकर 40 किलोमीटर पैदल तक चलना पड़ रहा है। उत्तराखंड के जोशीमठ में भी भारी बारिश और बर्फबारी के बाद सड़क पर मोटी दरार पड़ गई। लोगों को यहाँ से नहीं गुजरने की सलाह दी गई है। प्रशांत महासागर में मौजूद सोलोमन आइलैंड पर खतरा मंडरा रहा है। रेनल द्वीप के समंदर में हांगकांग के एक टैंकर से 80 टन तेल बह गया। तेल अभी भी बह रहा है और ये करीब 6 किलोमीटर तक फैल चुका है। तेल के बहने से मछलियां मर गई हैं, जिससे लोगों को खाने की दिक्कतें हो रही हैं। तेल का असर समंदर के पास मौजूद झरनों तक भी पहुंच चुका है। लोगों को पीने का पानी भी नहीं मिल पा रहा। तेल रिसाव रोकने की कोशिश में पूरी तरह से प्रशासन जुटा हुआ है। सोलोमन द्वीप यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में शामिल है। यूपी में पीएम मोदी को रोकने के लिए अब कांग्रेस भी एसपी-बीएसपी गठबंधन से हाथ मिला सकती है। सूत्रों के मुताबिक एसपी-बीएसपी गठबंधन कांग्रेस को भी साथ लाने में जुटे हैं। गठबंधन में कांग्रेस को 15 सीटों का ऑफर दिया जा सकता है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस ने 20 सीटों की डिमांड रखी। फिलहाल तीनों पार्टी नेताओं से बातचीत चल रही है। एसपी-बीएसपी और आरएलडी में पहले ही सीटों का बंटवारा हो चुका है। सिल्वर स्क्रीन पर आपको इस बार अमिताभ बच्चन का बदला हुआ लुक नजर आएगा। फिल्म का नाम है बदला और फिल्म कल रिलीज हो रही है। स्पेनिश फिल्म के रीमेक पर आधारित इस फिल्म में तापसी पन्नू और अमिताभ बच्चन लीड रोल में हैं। फिल्म का ट्रेलर और पोस्टर रिलीज होने के बाद से ही दर्शकों में इस फिल्म को लेकर जबरदस्त उत्साह बना हुआ है। इस सस्पेंस थ्रिलर फिल्म को सुजॉय घोष ने डायरेक्ट किया। ऑस्ट्रेलिया से हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। यहाँ पर कई झीलों का पानी इन दिनों नीले से गुलाबी रंग में तब्दील होता जा रहा है। मेलबर्न इलाके में वेस्टगेट से लेकर विक्टोरिया के उत्तर पश्चिम में कई ऐसी झीलें हैं जो रंग बदल रही हैं। लेक हीलियर, लेक क्रॉसबो, लेक बैकिंग, लेक कैनियन, लेक हार्डी और लेक टॉयडल का पानी भी गुलाबी दिख रहा है। वैज्ञानिक जांच की गई तो पता चला कि इन झीलों का पानी कुदरती तौर पर गुलाबी हो रहा है और ऐसा तेज तापमान और सॉल्ट में एल्गी के रिएक्शन की वजह से हो रहा है। लेकिन झीलों का गुलाबी रंग आकर्षण का केंद्र जरूर बना हुआ है।
कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी पर प्रहार किया, ये अपने आप में एक मिसाल कही जा सकती है। और वो इसलिए क्योंकि न सिर्फ अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया, बल्कि जो आरोप लगाए गए हैं वो अपने आप में बड़े गंभीर हैं। आज की बड़ी खबर में सबसे पहले देखिए राहुल गांधी का हमला। दो करोड़ युवाओं का रोजगार गायब हो गया, किसानों को सही दाम गायब हो गया, 15 लाख रुपए का जो वायदा था, पैसा जो बैंक अकाउंट में आना था वो गायब हो गया, किसानों के बीमा का पैसा गायब हो गया, नोटबंदी और जीएसटी में कारोबार गायब हो गया, ढोकलाम गायब हो गया और राफेल की जो फाइलें हैं गायब हो गई। मीडिया के बारे में कहा जाता है कि हम आप पे इन्वेस्टिगेशन करेंगे क्योंकि राफेल की जो फाइलें हैं गायब हो गई, मगर जिसने 30,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया है, जिसके बारे में फाइल में साफ लिखा है कि पैरेलल नेगोशिएशन हो रहा था, उनके बारे में कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा। अगर ये कागज गायब हुए हैं तो ये कागज सच्चे हैं, ये झूठे तो नहीं है। आप ही एक्सेप्ट कर रहे हो, सही बात है ना? तो आप ही एक्सेप्ट कर रहे हो कि ये कागज सही है। कागज में साफ लिखा है नरेंद्र मोदी पैरेलल नेगोशिएशन कर रहा था, कागज में साफ लिखा है कि प्राइस बढ़ाई गई है। और किसी एक व्यक्ति ने नहीं, सब लोगों ने कहा है, नेगोशिएशन टीम ने कहा है कि नरेंद्र मोदी ने बाईपास सर्जरी की है। आप कार्रवाई कीजिए, कागजों पे कार्रवाई कीजिए, मगर इन पे भी तो कीजिए जिनका नाम कागज में आ रहा है। राफेल की कहानी में दरअसल इतने पेच हैं कि क्या कहा जाए, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि हम ये कह सकते हैं कि अगर विपक्ष सत्ता पक्ष पर जरा भी आरोप लगाने की कोशिश करता है तो सत्ता पक्ष विपक्ष की बखिया उधेड़ने में कहीं कोई कसर छोड़ता नहीं है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि 2019 के लोकसभा के चुनाव में भारतीयता और राष्ट्रवाद एक ऐसा मुद्दा है जो कि सत्ता पक्ष के लिए मजबूत इक्का है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विवादों में घेरना विपक्ष की पहली प्राथमिकता है। आइए अब आपको दिखाते हैं किस तरह से दोनों पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर हैं। वो एयरफोर्स की नहीं मानते, वो सुप्रीम कोर्ट की नहीं मानते, वो सीएजी की नहीं मानते। तो क्या अब राहुल गांधी को पाकिस्तान से सर्टिफिकेट चाहिए? तो राहुल गांधी जी, पाकिस्तान का सर्टिफिकेट आपको खुद लाना पड़ेगा, उसमें हम आपकी मदद नहीं कर सकते। वैसे भी आजकल पाकिस्तान में ही राहुल गांधी की चर्चा अधिक हो रही है। राहुल गांधी जी कह देंगे और वो हो जाएगा। राफेल को लेकर कांग्रेस पार्टी का एजेंडा क्या है? जब हुकूमत में थे तो 10 साल राफेल को आने नहीं दिया, और जब सत्ता से बाहर हैं तो विपक्ष के तौर पर राफेल को रोक रहे हैं। कन्विंस ना कर सको तो कंफ्यूज करो, और कंफ्यूजन क्रिएट करने की क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के तहत ये लोग काम कर रहे हैं। देश की सुरक्षा के मुद्दे पर कंफ्यूजन क्रिएट करो, आतंकवादियों अलगाववादियों को जो धाराशाही हमारे सुरक्षा बलों में किया है उस पर कंफ्यूजन क्रिएट करो, जो भ्रष्टाचार और घोटालों में इनके पूरे कांग्रेस और कांग्रेस का पूरा परिवार सर से पैर तक डूबा हुआ है, उस पर जो कार्रवाई हो रही है उस पर कंफ्यूजन क्रिएट करो। तो आपने देखा भारतीय जनता पार्टी किस तरह से अपना बचाव सामने कर रही है, लेकिन हम कहना चाहते हैं कि बड़ा ही विषम चुनाव है। और वो इसलिए क्योंकि जो बयानबाजी हो रही है वो इतनी न्यूनतम स्तर की हो रही है कि उसके बारे में चर्चा करना अपने आप में दरअसल टेलीविजन के एयर टाइम की बर्बादी है। लेकिन क्या किया जाए, जब नेता ही राष्ट्रहित को छोड़कर देश के विरोध में काम करते दिखाई देंगे तो आप क्या करेंगे? ये तो आपको दिखाना ही पड़ेगा। कांग्रेस के नेता बीके हरिप्रसाद ने सरकार पर जो आरोप लगाए हैं वो न सिर्फ निम्न स्तर के हैं, बल्कि अगर अंग्रेजी शब्द का इस्तेमाल किया जाए तो बिलो द बेल्ट हैं। और वो इसलिए क्योंकि बीके हरिप्रसाद का यह कहना है कि पुलवामा पर आतंकी हमला दरअसल भारतीय जनता पार्टी की सरकार और पाकिस्तान के इमरान खान की सरकार के बीच में एक समझौते के तहत किया गया था। यानी कि आप हमारे कुछ जवान मारिए, हम आपका एक विमान गिरा देंगे। क्या वाकई में कोई भी व्यक्ति इस देश में ऐसा कह सकता है? लेकिन कांग्रेस पार्टी के कुछ एक नेता अपना आपा खो चुके हैं। Ravi Shankar Prasad should clarify
whether there is any match fixing between the Pakistan and Mr. Narendra Modi. Or else without their knowledge, this Pulwama incidents would not have taken place. If you look at the chain of events that has taken place after Pulwama, it looks like Narendra Modi had a match fixing with the Pakistan people. मैच फिक्सिंग शब्द अभी तक हम क्रिकेट के लिए सुनते चले आए थे, लेकिन अब राजनीति में भी इसका धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहा है। राफेल का रण राहुल गांधी ने कई महीनों से छेड़ रखा है, लेकिन इस बार विवाद को हवा तब मिली जब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की दलीलों को खारिज करते हुए यह समझाने की कोशिश की कि अगर राफेल के मामले पर भ्रष्टाचार की सुगबुगाहट लिए कुछ दस्तावेज पत्रकार अखबारों में छाप रहे हैं तो यह उनका बुनियादी हक बनता है। और वो इसलिए क्योंकि जब तक पत्रकार इन तमाम चीजों को सार्वजनिक स्थान पर नहीं लेकर आएंगे, दलाली हुई या नहीं इसकी जांच कैसे होगी। लेकिन सत्ता पक्ष ने जो दलील सामने रखी वो अपने आप में आश्चर्यचकित करती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वही पार्टी है जिसने हमेशा इमरजेंसी का विरोध किया, जिसने हमेशा डिक्टेटरशिप का विरोध किया। लेकिन पार्टी आज जब खुद फंसती है तो कुछ ऐसा करती है जिससे डिक्टेटरशिप की बू आती है। करीब 12 घंटे के भीतर ही राहुल गांधी राफेल को लेकर मोदी सरकार पर 2 बार हमलावर हुए। दिल्ली में मीडिया वालों से बात की तो कांगड़ा की रैली में भी उनके एजेंडे पर राफेल सबसे ऊपर दिखा। और हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड जो 70 साल से हवाई जहाज बना रही है, मिग हवाई जहाज, जैगुआर, मिराज, जिन्होंने पाकिस्तान में बम जाके गिराए, उसका पूरा का पूरा काम एचएएल करती है। चौकीदार ये ललकार सिर्फ इशारा नहीं, ऐलान है 2019 के रण में कांग्रेस की रणनीति का। कांग्रेस पीएम मोदी को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरना चाहती है। 2014 के चुनाव में कांग्रेस इस वार की ठाठ देख चुकी है। बोफोर्स में सरकार गंवा चुकी है। कांग्रेस को राफेल में वही दम दिखता है, इसलिए उसका एजेंडा बिल्कुल साफ है। मुश्किल बीजेपी की है जो पलटवार तो कर रही है, लेकिन मुद्दा खत्म होने की जगह हर दिन नए नए तरीके से उछल जाता है। राफेल देश की सुरक्षा के लिए जरूरी है, ऐसा वायुसेना मानती है। सुप्रीम कोर्ट ने उसमें कोई गड़बड़ी नहीं पाया, कोई कमर्शियल इम्प्रोप्राइटी नहीं पाया। सीएजी ने उसको ठीक ठाक पाया। राहुल गांधी कितना राग लापेंगे। बहरहाल राफेल का जिन फिर से बाहर आ चुका है। जहां कांग्रेस को कुछ मनोवैज्ञानिक बढ़त मिली हुई दिखती है, तो बीजेपी को फिलहाल राफेल का सच भी बताना है और यह भी संभालना है कि मुद्दा लोगों के दिल दिमाग पर हावी ना हो जाए। टीम न्यूज नेशन। और आइए अब आपका ध्यान उस बात पर आकर्षित करते हैं जो दरअसल सुप्रीम कोर्ट की बहस के दौरान सामने आया। क्या पत्रकारों को इस बात का हक है कि वो गुप्त दस्तावेज जो कि सरकार के कामकाज के होते हैं उन्हें अखबार में छापकर यह सिद्ध करने की कोशिश करें कि कहीं कुछ गड़बड़ है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इसे लेकर एक बहस हुई और इस बहस को लेकर यह बात स्पष्ट हुई, जहां सुप्रीम कोर्ट के जजों ने यह बात को माना कि पत्रकारों का बुनियादी धर्म है कि इस तरह की बातों को सामने रखें, अन्यथा पत्रकारिता होगी तो कैसे। यह बहस तब बड़ी हो गई जब सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कहा कि प्रशांत भूषण जिन दस्तावेजों पर भरोसा कर रहे हैं वो रक्षा मंत्रालय से चुराए गए हैं। एजी वेणुगोपालन ने इसे आधिकारिक गोपनीय कानून का उल्लंघन बताया। हालांकि उन्होंने साफ कर दिया कि इन दस्तावेजों का इस्तेमाल करने वाले पत्रकारों या वकीलों के खिलाफ जांच नहीं शुरू की जानी चाहिए। लेकिन सियासत तेज है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या इस तरह की दलील लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया के कामकाज पर भी असर डालेंगे। अरे भाई, अगर वो कह रहे हैं कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के ये डॉक्यूमेंट्स हैं और उस पे हम एफआईआर लगाएंगे, तो फिर इस पे आप क्यों नहीं लगा रहे हैं? कभी कहते हैं कि जो दूत है उस पर गुस्सा नहीं करना चाहिए जो बुरा खबर लेकर आता है। अब अखबार वालों पर टूट जाना, ये मैं समझता हूं कि हमारी पार्टी के लिए नुकसान होगा। अटॉर्नी जनरल की दलील के बाद एडिटर्स गिल्ड ने भी चिंता जताई और ये बहस इसीलिए भी बड़ी होती दिख रही है क्योंकि बोफोर्स से लेकर राफेल तक जिस भी डिफेंस डील पर सवाल उठे हैं उसके कागजात कुछ इसी तरह से हासिल किए गए होंगे। फिर बोफोर्स के दौरान अगर कागजात हासिल करना सही था तो अब गलत कैसे हो गया? और लाख टके की बात तो ये है कि अगर ये डर और बड़ा हो गया तो फिर लोगों तक किसी डील का सच कैसे पहुंचेगा। टीम न्यूज नेशन।
राफेल विवाद को लेकर लाख टकी की बात हम आपको यह बताना चाहते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि आज विपक्ष के पास एक ही हथियार है और वो ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा प्रहार कर उनको भ्रष्टाचार के आरोपों में घेरा जाए ताकि उनकी साख को गिराकर विपक्ष अपने आप को चमका सके। लेकिन सरकार ने यह तय कर लिया है कि सरकार राष्ट्रवाद के मुद्दे पर न सिर्फ जनता के बीच जाना चाहती है बल्कि अपनी छवि एक मजबूत और दृढ़ निश्चय वाली सरकार के तौर पर सामने रखना चाहती है। यही है तुर्कपाइका जो भारतीय जनता पार्टी के लिए है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि आखिरकार तय तो जनता को करना है। भाई आज की दूसरी बड़ी खबर आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। जम्मू में आज एक बड़ा आतंकी हादसा हुआ। जम्मू के बस स्टैंड पर एक हथगोला फेंका गया जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हुई और 33 लोग घायल हो गए। हिजबुल मुजाहिदीन का एक आरोपी व्यक्ति गिरफ्तार भी किया गया है। सवाल यह उठता है कि आज हम तमाम चौकसी बरत रहे हैं, हर तरह की सुरक्षा है, लेकिन जम्मू के इस बस स्टैंड पर पिछले 1 साल में 3 बार हमले किए जा चुके हैं। जरा खुद ही सोच लीजिए, तमाम सुरक्षा के बाद आज स्थिति अगर यह है तो हमें कितना मुस्तैद रहने की आवश्यकता है और साथ ही साथ पाकिस्तान कैसे अपने मंसूबे लगातार फलित करता जा रहा है। 10 महीने में तीसरी बार दहला जम्मू बस स्टैंड। पुलवामा के बाद दहशतगर्दों के निशाने पर जम्मू। सुबह 11:50 जम्मू बस स्टैंड पर रोजाना की तरह मुसाफिर खड़े थे। कोई बस में बैठा था, किसी को अपनी बस का इंतजार था और तभी अचानक ग्रेनेड ब्लास्ट ने पूरे इलाके को दहला दिया। धमाका इतना जबरदस्त था कि पूरा इलाका थर्रा उठा। ये 2 तस्वीरें दहशत की बड़ी साजिश को बेनकाब कर रही हैं। पहली तस्वीर ब्लास्ट से पहले की है। आप देख सकते हैं अपने कंधों पर बैग उठाए लोग बस की यात्रा करने के लिए आ रहे हैं। दूसरी तस्वीर ब्लास्ट के ठीक बाद की है। आप देख सकते हैं कैसे धमाके के बाद लोग भागते नजर आ रहे हैं। पुलवामा अटैक के कुछ ही दिन के भीतर जम्मू में दहशत की बड़ी वारदात ने पुलिस के होश उड़ा दिए। हमलावर तक पहुंचने के लिए पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू कर दिए और तब जाकर पुलिस को हमलावर का सुराग मिला। एक लड़का जिसने की जीन्स जैकेट पहनी हुई थी और एक रेड रक्सैक लगाया हुआ था, वो वहां से इस वारदात को अंजाम देने के बाद भागा। सीसीटीवी फुटेज के सहारे पुलिस ने आतंकी की पहचान कर ली। टोल नाकों पर तलाशी तेज कर दी गई और तब कहीं जाकर पुलिस के हत्थे चढ़ा ये गुनहगार। जम्मू ब्लास्ट मामले में आरोपी यासिर भट्ट को गिरफ्तार कर लिया गया है और आप देख सकते हैं कि यही वो यासिर भट्ट है जो हिजबुल मुजाहिदीन के लिए यहाँ पर काम कर रहा था। और आप देख सकते हैं यासिर भट्ट जो आया है। यासिर, आपने ये ग्रेनेड ब्लास्ट क्यों किया है? यासिर, आपकी वजह से यहाँ पर एक शख्स की मौत हो गई है। आप बताएंगे क्यों, किसने बोला था आपको ये ब्लास्ट करने के लिए? यासिर, पूछताछ में आतंकी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आतंकी यासिर सुबह ही जम्मू पहुंचा था और ग्रेनेड ब्लास्ट के बाद फरार होने की फिराक में था। इसको इस काम को सरंजाम देने के लिए फारूक अहमद भट्ट एलियस उमर, जो कि डिस्ट्रिक्ट कुलगाम का एचएम कमांडर है, उसने टास्क किया था और उसी ने इसको ग्रेनेड भी मुहैया कराया था। करीब 6 घंटे के भीतर ही पुलिस ने आतंकी को गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन सवाल यहीं खत्म नहीं होते। पुलवामा हमले के बाद से ही जम्मू हाई अलर्ट पर है और बताया जा रहा है कि हमले को लेकर खुफिया इनपुट भी मिल रहे थे। फिर सवाल ये कि अलर्ट के बाद भी जम्मू निशाना कैसे बन गया? इनपुट के बाद हमला रोकने में नाकामी क्यों हाथ लगी? बड़ी बात यह कि जम्मू से अक्सर आतंकियों की घुसपैठ की भी खबरें आती रही हैं, तो फिर इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई? जम्मू से शाहनवाज खान के साथ टीम न्यूज नेशन। सवाल तो कई हैं, लेकिन हम आपको यह भी बताना चाहते हैं कि भारतीय फौज ने जबरदस्त तैयारी कर रखी है। आप अगर पूरे आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि दरअसल जब से 14 तारीख को पुलवामा में ये बड़ा आतंकी हमला हुआ, उसके बाद से हमारी फौज ने क्या तैयारी की है, तमाम तरह की चीजें कैसे सामने हैं। ये देखिए, भारत और पाकिस्तान का नक्शा अभी आपके सामने है और इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात निकल कर आती है कि सरहद पर किस तरह की तैनाती हमने की है। सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि सरहद पर जो बड़ी तैनाती हुई है वो ये कि सीज फायर का उल्लंघन 100 से ज्यादा बार पाकिस्तान की तरफ से हो चुका है। यानी कि आप समझिए कि आज किस तरीके से पाकिस्तान हमारे साथ खिलवाड़ कर रहा है और ये 14 फरवरी के बाद के आंकड़े हैं। पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की वजह से 3 लोगों की मृत्यु भारतीय हिस्से में हो चुकी है, जो कि अपने आप में एक विषम परिस्थिति है। आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है? पाकिस्तान के ड्रोन, 2 ऐसे ड्रोन थे जिन्हें मार गिराया है भारतीय सुरक्षा फौजों ने, जो कि गुजरात में और राजस्थान में हुआ है। इसके साथ साथ हम आपको यह भी दिखाना चाहते हैं कि सरहद पर जिस तरह की तैनाती है वो अपने आप में कितनी जबरदस्त है। आप देखिए, आग ऐसे इस तरह से लगी हुई है। हम आपको यह बताना चाहते हैं
कि पंजाब में पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, फिरोजपुर, तरन तारण, फजिल्का, इन तमाम जगहों पर हाई अलर्ट है और इस हाई अलर्ट के जरिए वहां पर हमने अपनी फौज की तैनाती काफी ज्यादा मजबूत कर दी है। राजस्थान की बात करते हैं। राजस्थान में भी स्थिति काफी गंभीर रखी गई है, वहां पर भी तैनाती काफी ज्यादा है। भारत और पाकिस्तान की सीमा पर बीएसएफ, आर्मी और एयरफोर्स को अलर्ट के मोड में रखा गया है ताकि किसी भी तरह से कोई भी गतिविधि वहां पर होती ना दिखाई दे। बॉर्डर के 2 किलोमीटर के दायरे में धारा 144 लागू कर दी गई है ताकि वहां पर लोगों को आमतौर पर दिक्कत ना हो और पुलिस को अपना काम करने में कहीं कोई परेशानी ना आए। ये स्थिति हम आपको दिखाने जो कि राजस्थान की है, आपके सामने ये रख रहे हैं बात। लेकिन आइए अब जरा बात करते हैं और आपको बताते हैं कि पाकिस्तान ने क्या किया है। पाकिस्तान राजस्थान के कुछ और चीजें आपके सामने रख रहे हैं। पाकिस्तान ने बॉर्डर पर अपने सैनिकों के बहुत बड़े जमावड़े को सामने रखा है जो बताता है कि वहां पर तैनाती काफी बड़े पैमाने पर हो रही है। सभी आर्मी कोर को भारतीय सीमा के पास कूच करने के लिए कहा गया है, वो निर्देश सामने रखा गया है। अफगानिस्तान के मोर्चे पर तैनात सैनिकों को भी बुलाकर अब भारत के इस मोर्चे पर तैनात किया गया है। नियंत्रण रेखा की संवेदनशील चौकियों पर भी पाकिस्तान ने अपनी तैनाती काफी ज्यादा बढ़ा दी है, जिसके मुकाबले में हिंदुस्तान को भी अपनी तैनाती वहां बढ़ानी पड़ रही है। पाकिस्तान के टैंक डिवीजन और तोपखानों को, बैटरियों को भी तैनात कर दिया गया है, नियंत्रण रेखा पर भी और इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी। और साथ साथ बख्तरबंद गाड़ियों की बड़ी संख्या वहां पर तैनात की दी गई है। यानी कि दोनों देश युद्ध जैसी किसी भी परिस्थिति के लिए पूरे तरीके से तैयार हैं। यह हम आपको दिखा रहे हैं क्या हाल है आज हमारे नियंत्रण रेखा और इंटरनेशनल बॉर्डर पर। लेकिन आइए अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में 14 तारीख से लेकर अब तक जो स्थिति है वो अपने आप में बड़ी गंभीर है और वो इसलिए क्योंकि जम्मू कश्मीर में अब तक 8 आतंकी हमले हो चुके हैं 14 फरवरी के पुलवामा आतंकी हमले के बाद। और उसके बाद आतंकवादियों का एनकाउंटर हुआ है, 15 आतंकवादी मार गिराए गए हैं। यह हम आपको दिखा रहे हैं। जो जवान शहीद हुए हैं अब तक हमारे इस ऑपरेशंस में वो 12 हैं।